पूर्व विदेश मंत्री व कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद आज अपने गृह क्षेत्र फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बड़ा बयान दिया। वहीं पूर्व विदेश मंत्री ने सुबह में संपन्न हुए पंचायत चुनाव पर भी कटाक्ष किए। करना चाहिए पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, ठीक है ना, हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, उसके बाद करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। और ये कहें कि ओपोजिशन जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं, उसके बाद तय होगा। और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे हैं, ये भी बता दें, उसके बाद चर्चा करें। आप पूर्व विदेश मंत्री कहा कि तानाशाह अक्सर लोकतंत्र का सहारा लेकर तानाशाह बनता है। बिना लोकतंत्र के सहारे के तानाशाह नहीं बनता, वो छतरी से ऊपर से नहीं उतरता है, हमारे बीच से निकलता है। हम ही को भ्रमित करके और हमारे बीच से निकलकर हमें धोखा देकर वो तानाशाह बनता है। ये इतिहास बताता है, इतिहास गवाह है इस बात का। तो मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि ये तानाशाह है या वो तानाशाह है, मैंने नहीं कहा। सिर्फ ये कि जो हुआ है वो चुनाव नहीं, जो हुआ है वो लोकतंत्र। लखीमपुर में महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, क्या सीख देता है ये जो व्यवहार हो रहा है, क्या समाज में इसका? सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। हमारी सभ्यता, इस देश की सभ्यता महिला शक्ति, माँ शक्ति, मातृशक्ति को मानती है। हमने अपनी व्यवस्थाओं में, अपने संविधान में, अपने आचरण में, अपने घोषणाओं में हमने हमेशा ये माना है कि महिला का एक विशेष महत्व हमारे समाज में। और क्योंकि महिला को पूरा अधिकार नहीं मिलता था, तो इसलिए हमने कहा कि हम आरक्षण देंगे महिलाओं को। पार्लियामेंट में भी हम देना चाहते हैं, असेंबली में देना चाहते हैं। आम सहमति नहीं बन पाई, लेकिन वो आरक्षण हमने और जगह पे दिया है, हमने लोकल बॉडीज में दिया है। तो एक तरफ तो हम आरक्षण दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम राक्षस का रूप दिखा रहे हैं महिला को। तो इसमें क्या संतुलन है? जो हुआ है इसकी निंदा करने में उस बात का उल्लेख फिर से मैं करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि महिला का और भी अपमान होगा। मैं मानता हूं महिला पर प्रहार करके, महिला पर प्रश्न चिन्ह लगाकर, प्रयास करके मानवता को एक ठेस दी है, मानवता को एक ठोकर मारी है। और मानवता को जो ठोकर मारता है उसके साथ क्या होता है समय बताएगा। वार्ड नंबर 46 के श्री चंद्रपुआ वाले के सामने वाले गली में अज्ञात कारणों से ट्रांसफार्मर में भयंकर आग लग गई, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई। आग लगने से आस पड़ोस में भारी नुकसान बताया जा रहा है। बिजली तार टूटने के डर से लोग आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इटावा में पुलिस अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है। एसपी साहब को थप्पड़ मार दिया गया। पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागने के बाद सदर विधायिका सरिता भदौरिया व भाजपा जिलाध्यक्ष अजय धाकरे ने सामने आकर एसपी सिटी से तीखी कहासुनी की। आज बटपुरा में ब्लॉक प्रमुख के मतदान के दौरान यह हादसा हुआ। इटावा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एसपी स्तर के किसी पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारा गया हो। हाथरस के सिकंदराऊ में सपा कार्यालय के बाहर खड़ी एक टाटा सफारी गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रशासन से जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कहां से सुरक्षित रहेगी, जिसको लेकर आज उन्नाव से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के साथ हो रही मारपीट व अभद्रता के लिए पत्रकारों ने जगह जगह धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल के साथ वीडियो में सफ़ेद कपड़ों में दिख रहे शख्स पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की मांग की जा रही थी। धरना प्रदर्शन को देखकर जिलाधिकारी ने सभी पत्रकार बंधुओं को 2 दिन के भीतर कार्यवाही करने की बात कही है। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आश्वासन को सुनकर सभी पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन बंद कर दिया और कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं।
प्रतापगढ़ के आसपुरा देवसरा विकास खंड में चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ। गाड़ियों में तोड़फोड़ और फायरिंग से मतदान 1 घंटे तक प्रभावित रही। सपा प्रत्याशी का आरोप था कि उसके बीडीसी सदस्य का वोट कोई अन्य व्यक्ति के माध्यम से डलवा दिया गया है। इसी बात को लेकर सपा भाजपा के समर्थक आमने सामने हो गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। मतदान परिखद में खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। नर्सिंग स्टाफ जिसमें रेगुलर एवं आउटसोर्सिंग सम्मिलित हैं, जिसमें 96 नर्सिंग स्टाफ पर कोरोना महामारी के दौरान मृतक मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, जिसमें 35 अस्थायी कर्मचारियों का एक साहिल का इंक्रीमेंट रोका जा रहा है। जी आपको बता दें कि नर्सिंग स्टाफ ने मांग की है कि उनकी मांगों को पूरी की जाए, नहीं तो वो जल्द से जल्द हड़ताल पर आ जाएंगे। बीच में तो हटा दिया गया था भैया, देखो हम लोग हटा दिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। जो ये गलत बात हो रही है, जो हम लोग परमानेंट स्टाफ है हम लोग को पीछे कर दिया गया है। अगर हमारा रोका जाता है वो, तो हम लोग 10 साल पीछे जाएंगे। तो हमने सेवा करी, हम मरे हैं मरीजों के बीच में, कोविड पॉजिटिव हुए हम लोग, तो हम लोग को ये सीधा लिया दिया जा रहा है यहाँ पर। बताइए हाँ, हम लोगों को क्या करा जा रहा है? हम लोग को सम्मानित कोई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि इसके लिए कार्रवाई करी, जो दोषी है उसको सजा मिले, स्टाफ नर्सिस को सजा ना मिले। डॉक्टर भी ड्यूटी कर रहे थे, किसी भी डॉक्टर का नाम क्यों नहीं है उसमें? सारे डॉक्टर भी ड्यूटी पर थे, सारे सब नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय और स्वीपर का नाम आ रहा है। कोई भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी का नाम क्यों नहीं आ रहा है? हमें इसलिए इंसाफ चाहिए। क्योंकि हमारी छुट्टी नहीं थी, हम लोग रात दिन सेवा कर रहे थे। 3 महीने की तो सैलरी ही नहीं आई है, सैलरी होल्ड चल रही है अभी। क्या आश्वासन भी अभी आप लोग से मिले? उन्होंने क्या तो उन्होंने ये कहा है कि हम आपकी समस्या का हल करेंगे, आप लोग आइए मेरे पास में। हम लोग को बुलाया और कल हम लोग 5 घंटे वहां खड़े रहे, जो साथियों के नाम आए थे उन लोग, मगर सर नहीं मिले। और हमारी जो मेटर है, जो हमारी अधिकारी, उसकी बेइज्जती करी गई, उसको बिठाया तक नहीं है कुर्सी पे। हम नर्सिस है, हमारी भी कोई इज्जत है, बस ये हम चाहते हैं। हमारी इज्जत है, हमारी मेटर को क्यों नहीं कुर्सी दी जाए, क्यों नहीं उनको बिठाया जाता है, उनको खड़ा रखा गया? क्या ये होता है? हम भी आपके बराबर पे हैं। अगर हम नर्सिस ना हो तो डॉक्टर क्या कर लेगा? डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते अगर नर्सिस ना हो तो। हम उनके साथ में कंधा पे कंधा मिला के चलते। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला और रोज हमारी बदनामी होती रही तो हम हड़ताल करेंगे। ये मुख्यमंत्री तक भी हम जाएंगे ये बात लेकर। हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लेडीज के साथ है, लेडीज के साथ तो कितना बुरा हो रहा है। सब लेडीज ही फंसी है ज्यादा, जो सेवा करती उठाती मरीजों को। हम लोगों ने क्या नहीं करा? सेवा करी, मरीजों की उठा उठा के पानी तक पिलाया। किसने तो वहां सेवा करी है? 6 घंटे 7 घंटे में ड्यूटी करी, तो उनको हम लोग ने सेवा करी है। संभल में दबंगों के हौसले बुलंद होते दिख रही हैं। दबंगों ने घर पर जमकर फायरिंग की। फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी। गोली में एक युवक की मौत हो गई है। जी आपको बता दें कि 3 अन्य गोली लगने से लोग घायल हो गए हैं। जमकर फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र के भोपाल स्थित राजीव कॉलोनी के पास एक युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक की पहचान अमित के नाम से हुई है, जो दिल्ली सीमापुरी का निवासी है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। कल रात्रि लगभग 12 बजे साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजीव कॉलोनी में एक व्यक्ति के अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा घायल व्यक्ति को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उक्त व्यक्ति की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई, जो कि पुरानी सीमापुरी दिल्ली का रहने वाला है। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। गाजियाबाद में हो रही वारदात पर अंकुश लगाते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना पुलिस ने स्नैचिंग करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। हाँ बिल्कुल, आज इंदिरापुरम पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्नैचर गैंग का पर्दाफाश किया है, जिनमें 4 मुलजिम जो स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे वो पकड़े गए हैं, और एक सुनार भी पकड़ा गया है, जहाँ पे ये लोग चेन को ले जा करके बेचते थे। इनसे 21 चेनें बरामद हुई हैं और 2 मोटरसाइकिलें, जिनसे ये घटना को अंजाम देते थे, और 2 तमंचे मिले हैं। सर बड़े ही शातिराना अंदाज से ये चैन तोड़ा करते थे और 21 चैन बरामद हुई है। तो सर अभी तक कोई करेक्ट जो मतलब पीड़ित आपके पास आए, इसमें करेक्ट मिलेगी जो FIR के संबंध में आपके? नहीं, बिल्कुल जितनी भी घटनाएं वर्कआउट हुई हैं, जिनसे चेन बरामद हुई हैं, तो उन सभी पीड़ितों को बुला करके और चेनें कोर्ट के आदेश से, माननीय न्यायालय के आदेश से उनको चेनें दी जाएंगी। सर गिरफ्तार कैसे किया गया है? गिरफ्तार कैसे पहुंचे इनके पास तक? इनका एक साथी इसी थाने से पहले भी जेल हम लोग भेज चुके थे, जिसका नाम है आनंद,
ये चला गया था और बाकी गैंग पर हम लोग काम कर रहे थे। इनके जो पते थे वो सब हम लोग तस्दीक कर चुके थे और इनकी पूरी टीम इनके पीछे लगी हुई थी। मॉडस ऑपरेंडी पूरे गैंग का क्या है और किस तरह से इन घटनाओं को अंजाम देते थे, किस जगह को ये टारगेट रखते थे? ये बेसिकली रहने वाले, जैसा आप देख रहे हैं कि ये रहने वाले हैं सब दिल्ली के, और एक इसमें सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। ये लोग वहाँ से 2 मोटरसाइकिलों से आते थे, 2-2 एक पर बैठे रहते थे और इंदिरापुरम, साहिबाबाद, कबीरनगर, कौशाम्बी, इन्हीं सब एरिया को टारगेट करते थे और महिलाओं को या पुरुषों को आते जाते वो पहले ये देख लेते थे कि चेन पहना है कि नहीं, फिर उसको टारगेट करके चेन छीन के भाग जाते। सर, इनके पास से हथियार भी बरामद हुआ, तो हथियार किस वजह से रखा किया करते थे? हथियार अपनी सुरक्षा में रखते थे कि अगर कहीं जरूरत पड़ गई, अगर कहीं मान लीजिए इनको पकड़ लिया गया तो उसका प्रयोग करके भाग जाए। सर, दिल्ली से जिस तरीके से ये बाइक पे आते थे, प्रेस नोट में लिखा है बाइक बदल लिया करते थे, ये कैसे अंजाम दिया? ये 2 बाइकें थी इनके पास। जब एक जगह इनकी बाइक अगर चिन्हित हो जाती थी तो उसको चेंज कर लेते थे। तो उसका फायदा क्या मिलता था? जिस तरीके से दिल्ली से यहाँ आ रहे थे, क्या पुलिस इन्हें रोकती नहीं थी? जिस तरीके से हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा इतने लगे हुए हैं और पुलिस की पिकेट भी एकदम यहाँ से दौड़ पड़ती है जब घटना होती है, फिर कैसे ये दिल्ली तक पहुँच जाते हैं? दिल्ली से ही आना जाना है, दिल्ली से सारा ट्रैफिक आता है, उसी ट्रैफिक में ये भी आते हैं। चेकिंग भी हम लोग करते रहते हैं, सीसीटीवी के ही माध्यम से और अन्य जो सूचनाएं थी उसी माध्यम से ही इन लोगों को पकड़ा गया। सर, पूछताछ में क्या बताया इन्होंने? वजह क्या रही? क्या क्यों तोड़ा करते थे? क्या उन पैसों को कहाँ गायब करते थे? कोई गर्लफ्रेंड थी, क्या था इनका? पर इससे अभी जो पूछताछ से पता चला, 1-2 लोगों ने बताया इसमें कि हम लॉकडाउन के बाद से परेशान हो गए थे, इस वजह से हम दोनों इस घटना को करते थे। हमने कहा भाई आप दूसरे काम भी, रोजगार भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जो बताया कि हमारी मजबूरी थी, लॉकडाउन के बाद हमारा धंधा चला गया था, इस वजह से मैं इसे। सर, जेल तो ये पहले भी जा चुके हैं? हाँ बिल्कुल, इनकी पर्याप्त क्रिमिनल हिस्ट्री है। 21 चैन सर बरामद की है, कितनी कनेक्ट हुई है, कितनी महिलाओं की है, उनमें से कितनी पुलिस की है, क्या ये जानकारी अब तक मिल पाई? ये अभी डिटेल कितनी महिलाओं की कितनी पुरुषों की हम लोगों ने अभी कलेक्ट नहीं किया है। सारी चेनें हम लोग कनेक्ट की हुई हैं और जो भी पीड़ित है उसमें हम लोग चिन्हित कर लेंगे कितने पुरुष हैं कितने महिलाएं हैं, बाद में इसको हम आपको डिटेल दे देंगे। इस गैंग के और भी ऐसे सक्रिय मेंबर हैं जो दिल्ली एनसीआर में अभी एक्टिव है, जिस गैंग के जो लोग पकड़े गए उन्होंने बताया? नहीं, ये गैंग के तो सभी लोग पकड़ लिए गए हैं। एक आदमी पहले पकड़ा गया था और अभी फर्रुखाबाद के कमालगंज रेलवे स्टेशन के पास घटना देखकर भीड़ अवाक रह गई। ट्रेन की सीटी सुनने के लिए बाबा 2 माह की मासूम बच्ची को लेकर आया था और फिर पटरी पर लिटा दिया। ट्रेन आने पर उसे हटाते समय दोनों ही कटकर मौत हो गई। भले ही विज्ञान के बूते देश ने कितनी भी तरक्की क्यों न कर ली हो, लेकिन आज भी अंधविश्वास में लोग जान दांव पर लगा रहे हैं। ऐसा ही एक घटना फर्रुखाबाद के कमालगंज रेलवे स्टेशन के पास का है, जहाँ बाबा पौत्री की जान चली गई। ट्रेन की सीटी सुनने के लिए 2 माह की बच्ची को लेकर आए बाबा ने पटरी पर लिटा दिया, फिर ट्रेन आने पर पटरी से हटाते समय दोनों की जान चली गई। घटना देखने वालों भी अवाक रह गए और मौके पर पहुंचे स्वजन बिलखते रहे। ये हादसा हुआ है सुबह करीबन 4-4:45 बजे की बात है। हाँ, तो बच्चे को जो है सीटी लगवाने के लिए गए थे और उधर से गोरखपुर बांद्रा आई, इतने में हादसा हो गया। सीटी लगवाने के लिए तो किस पटरी पर ये हादसा हुआ, कैसे, क्या मतलब थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बीच वाली पे। सुबह कितने बजे की बात है? करीबन 3:45 बजे की बात। 3:45 बजे की बात में आप बाइक चला के आ रहे थे? जी। और वो जो बैठे हुए थे बच्ची को लिए गोद में। वो कौन थे आपके? चाचा थे। बच्ची कितनी उम्र की थी बच्ची? 2-2.25 महीने की थी। 2 महीने की बच्ची। जनपद रामपुर में एक दलित छात्र की टीसी पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर छात्र के परिजनों में आक्रोश हो गया। उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत की है और टीसी जारी करने वाले शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं शिकायत पर जिलाधिकारी ने टीसी जारी करने वाले शिक्षक को बुलाया, जिस पर उन्होंने कहा जो एडमिशन के वक्त रजिस्टर में नाम लिखा था वही टीसी पर लिखा है। तो इस पर डीएम ने कहा कि छात्र के परिजनों से हलफनामा लेकर रजिस्टर से नाम को सुधारा जाए। हाँ, ये बताइए कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5th में। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते थे? झूले वाली इमली में। सरकारी स्कूल है ये? यस। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? हम गए थे पीर के दिन टीसी लेने, मैम ने कहा था पीर को आ जाना, तो पीर के दिन टीसी लेने गए थे, तो मैम कह रहे हैं बैठ जाओ भी, तो फिर मैम ने सबसे एक पंखे मंगवाए 10-10 रुपये के मोल और हमने ला के दिए मैम को। फिर 1-8 घंटे बिठा ला मैम ने, फिर टीसी दी, घर पे ला के हमने दी और फिर
हमने घर पे दिखाई चाचा को, तो चाचा ने बताया इसमें ना कौम की जगह भंगी लिखा हुआ है और पापा की ड्यूटी के बारे में लिखा हुआ है वो नालियों की सफाई। तो आपने मैडम से शिकायत करी घर वालों ने? हाँ गए थे। फिर क्या हुआ, मैडम ने क्या कहा? मैम ने ये कहा था भंगी को भंगी नहीं लिखेंगे तो और क्या लिखेंगे। देखिए, कल जनता दर्शन के दौरान एक व्यक्ति मुझसे मिले थे और उनका ये शिकायत थी कि उनके पुत्र का जो टीसी काटी गई है उसमें उनकी जाति जो है वो वाल्मीकि ना करके और उसको उन्होंने गलत नाम से कर दिया है। तो इसीलिए उस प्रकरण में मैंने संबंधित टीचर को यहाँ पे बुलाया था और टीचर ने पूरा अभिलेख लेके आई थी और उनका ये कहना था कि जिस एडमिशन रजिस्टर में जो उनका नाम, जाति का नाम और व्यवसाय का नाम था उसी को उन्होंने कॉपी किया और इन व्यक्ति को उन्होंने पहले निवेदन भी कर दिया था कि अपना एफिडेविट दे दें तो उसमें सुधार भी कर देंगे। उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया तो मैंने उनको निर्देश दिए कि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से उनको बुला लें, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनसे एफिडेविट लेके उसको ठीक करें। लेकिन सुना जाता है जैसे पेरेंट्स में कुछ पढ़े लिखे नहीं, उनकी माताएं तो उनकी माताओं के साइन है उस पर, तो उस पर उस दौरान कोई गौर नहीं की गई थी। नहीं, अब देखिए वो चूँकि 2015 में एडमिशन हुआ है तो उस समय क्या कैसे एडमिशन हुआ है, कैसे उन्होंने लिखा है और तत्कालीन जो टीचर था तो उसका भी उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए था। तो हम प्रयास करेंगे कि ऐसे जितने मामले में BSO निर्देशित करूँगा इनका चिन्हीकरण करके उनको ठीक कराऊंगा। क्या ऐसी स्थिति किसी कार्रवाई हुई कुछ? कार्रवाई पहले देखेंगे कि अगर कोई किसी ने इल इंटेंशन के साथ में अगर काम किया तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और अगर उनकी इंटेंशन ठीक है और लिपि की त्रुटि है तो उसको हम ठीक कराएंगे।